ओके, तो लास्ट लेक्चर तक जैसे आपको पता होगा ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, उसके बाद यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके बाद वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, और उसके बाद ग्रेविटेशन फोर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे थे। आज हम जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा इसमें हम अब देखने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो गिव द हेडिंग important questions related to the gravitational force। तो देखिएगा, अब ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला तो आपको बताया था मैंने, G m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो पहले बेसिक फॉर्म पर ही हम क्वेश्चन लेने वाले हैं, फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल हम बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, टू स्पेरिकल बॉल of mass 10 kg each are placed are placed 100 centimeter 100 meter apart find the gravitational force of attraction between them। Find the gravitation force of attraction between them। चलो करो कैलकुलेट। व्हाट द गिवन इन दिस क्वेश्चन, टू स्पेरिकल बॉल्स। ओके, तो स्पेरिकल बॉल को आपको पॉइंट ऑफ जी की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत लार्ज डिस्टेंस पर है। तो 100 मीटर डिस्टेंस पर है वो एक दूसरे से। एक का मास 10 kg और दूसरे का भी मास 10 kg है। ठीक है, तो ये दो स्पेरिकल बॉल से इसको m1 लो, इसको m2 लो, और ये उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है d। सो जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। एज वी नो ग्रेविटेशन फोर्स F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर होगा। ओके, तो g का वैल्यू आपको पता है 6.67 इंटू 10⁻11। m1 का वैल्यू 10 kg, m2 का भी वैल्यू 10 kg डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, मतलब 100 का स्क्वायर। तो 100 के स्क्वायर को हम 100 इंटू 100 करते हैं, एक 100 इन 10 इंटू 10 के साथ मल्टीप्लाई होकर कट हो जाएगा। नीचे का 100 मतलब 10⁻+2 है, ये +2 अगर ऊपर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा। और फाइनली आंसर मिलेगा हमें ग्रेविटेशन फोर्स का 6.67 इंटू 10⁻13। ओके, यूनिट आएगा इसका न्यूटन। ओके, ग्रेविटेशन फोर्स है इस वजह से। ठीक है, तो ऐसा सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट स्केलर फॉर्म में अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करना है ये बताने के लिए ये क्वेश्चन दिया है। ओके, नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ऐसा ही क्वेश्चन है थोड़ा, तो उसे आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जस्ट 1 मिनट। नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। टू पार्टिकल्स two particles 1 kg and 2 kg are placed at a separation of 50 centimeter, assuming that the only forces acting on the particle are their mutual gravitation, their mutual gravitational force. Find the initial acceleration
फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द हेवियर पार्टिकल। इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द हेवियर पार्टिकल। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पर हमें इनिशियल एक्सेलरेशन निकालना है हेवियर पार्टिकल पर। हेवियर पार्टिकल इन दोनों में से 2 kg वाला है। ओके, 2 kg मास रहने वाला जो पार्टिकल है वो हेवियर रहेगा। ओके, तो आप देखिएगा तो 2 ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पर भी 1 kg एंड 2 kg के। दोनों के बीच का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है, तो इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और पहले ग्रेविटेशन फोर्स निकाल लेते हैं इनके बीच का, बाद में एक्सेलरेशन के बारे में सोचते हैं। ओके, तो F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। क्या आएगा बोलो इसका आंसर? 2.26। नो, इट इज नॉट करेक्ट आंसर। 6.67। नहीं नहीं, ये पहले आंसर शायद। ठीक है, आंसर बताओ इसका क्या रहेगा। जी का वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। m1 m2 ये 1 इंटू 2 होगा। ओके, और ये डी स्क्वायर, डी का वैल्यू देखो अब 50 सेंटीमीटर है, तो 50 सेंटीमीटर मतलब भी हम क्या लिख सकते हैं 0.5 मीटर, और 0.5 मतलब भी हाफ होगा। इज इट ओके? तो डी का स्क्वायर मतलब हाफ का स्क्वायर। इज इट ओके? तो ये थोड़ा इजी जाएगा। तो 6.67 इंटू 2। ओके, और डिवाइडेड बाय 1/2 का होल स्क्वायर। 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 होगा, और वो 4 नीचे वाला ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, क्योंकि वो 4 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में। तो इस वजह से 6.67 इंटू 8 इतना ही फ्रैक्शन बचेगा, और पावर आएगा 10⁻⁻11। ओके, ये होगा ग्रेविटेशन फोर्स। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो फिर क्या आएगा देखिएगा। 8 7 जा 56, 8 6 जा 48 प्लस 5 53, 5 बचेगा। 8 6 जा 48 प्लस 5 53, तो 53.36। ओके, इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। इसे अगर सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में लिखते हैं तो तभी भी नहीं आएगा, 0.5 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 5.336 लिख लेते हैं हम। ओके, 5.336 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, सॉरी 10 होगा अब, -10। तो ये होगा इसका सही आंसर। ओके, लेकिन यहीं पर हमें एंड नहीं करना है, हमें इनिशियल एक्सेलरेशन निकालना है हेवियर ऑब्जेक्ट का। राइट आंसर है उसका 2.67 इंटू 10⁻⁻10 होगा। पावर चेक करो एक बार, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बार चेक करो, क्योंकि 5.336 इंटू 10⁻⁻10 होगा। ये हमारा ग्रेविटेशन फोर्स है उन दोनों के बीच का। अब ये ग्रेविटेशन फोर्स 1 kg पर भी एक्सर्ट होने वाला है, और 2 kg पर भी एक्सर्ट होने वाला है, क्योंकि आपको पता है ग्रेविटेशन फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो हेवियर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास होता है। ओके, तो फोर्स का वैल्यू तो यही है 5.336 इंटू 10⁻⁻10, और डिवाइडेड बाय मास का वैल्यू 2 है, तो इस वजह से आएगा 2.67 इंटू 10⁻⁻10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये होगा फाइनल आंसर। तो ऐसे आपको कोई भी ऑब्जेक्ट पर एक्सेलरेशन निकालने को आ सकता है, आइदर बिगर ऑब्जेक्ट और स्मॉलर ऑब्जेक्ट। इज इट ओके? दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आ गया समझ में? ठीक है, नाउ वी आर टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3rd। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3rd क्या है। टू स्टेशनरी पार्टिकल टू स्टेशनरी पार्टिकल्स, ठीक है, टू स्टेशनरी पार्टिकल्स ऑफ masses m1
and m2 are d distance apart. A third particle laying on the line joining the particles. A line joining the particles experiences no force what is the distance of this particle from m1? तो m1 से उस पार्टिकल का डिस्टेंस कितना रहेगा ये निकालना है। देखो अब सिंपल वे से समझ लो इस क्वेश्चन को। दो स्टेशनरी पार्टिकल है जिनके मासेस m1 एंड m2 है। तो यहाँ पर लिख दिया, दो ऑब्जेक्ट के मास का डायग्राम निकाला m1 एंड m2 विच आर डिस्टेंस d अपार्ट। ओके, ये दोनों भी ऑब्जेक्ट d डिस्टेंस से एक दूसरे के मतलब d डिस्टेंस पर है एक दूसरे से। थर्ड पार्टिकल लेइंग ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स, इन दो पार्टिकल्स को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है ना, जो उनके सेंटर से जा रहा है। ओके, तो अब इस लाइन के कहीं तो भी एक पॉइंट पर हमें एक थर्ड पॉइंट रखना है। ओके, एक थर्ड पॉइंट है जो हमें यहाँ पर रखना है। ओके, लेइंग ऑन द थर्ड पार्टिकल लेइंग ऑन द लाइन ज्वाइनिंग पार्टिकल्स एक्सपीरियंसेस नो फोर्स। ओके, तो अब ये जो थर्ड पार्टिकल होगा ना, ये मतलब ये एक यूनिट चार्ज हमें लेना है यहाँ पर, यूनिट मास लेना है हमें यहाँ पर, सॉरी यूनिट मास मतलब इसका मास 1 kg होता है जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, ये तो वो चार्ज का मास यूनिट होता है। तो एक यूनिट मास हमें थर्ड प्लेस करना है इन दोनों के बीच में। ऐसी जगह पर हमें प्लेस करना है कि जितना फोर्स m1 इस पार्टिकल पर एक्सर्ट करेगा उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स m2 भी इसके ऊपर एक्सर्ट करेगा। ओके, तो इस रिजल्टेंट ये जो पार्टिकल रहेगा थर्ड वाला, अब इसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। ये जो m है ना, इसका वैल्यू हम 1 kg लेने वाले हैं। तो इस m के ऊपर कोई भी, ठीक है, अब इस m का वैल्यू मतलब यूनिट लेना ही कंपल्सन नहीं है, कोई भी आप वैल्यू ले सकते हो। तो इसे हम लेटेस्ट एज्यूम करते हैं कि इस पार्टिकल का मास स्मॉल m होगा। ओके, तो इस स्मॉल m पर और कोई भी रिजल्टेंट फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। मतलब जितना फोर्स m1 इस स्मॉल m पर एक्सर्ट करेगा उतना ही फोर्स m2 इस स्मॉल m पर एक्सर्ट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। दैट्स व्हाई रिजल्टेंट फोर्स इस m पार्टिकल पर 0 हो जाएगा। और इस पार्टिकल को कितने डिस्टेंस पर रखना है ये हमें निकालना है। ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम m1? m1 से इस पार्टिकल का हमें डिस्टेंस निकालना है, ये हमें कैलकुलेशन करना है इस केस में। ओके, तो इस डिस्टेंस को हम x एज्यूम करते हैं। तो बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का? टेल मी, m1 से अगर उस m पार्टिकल का डिस्टेंस x है तो m2 से उस m पार्टिकल का डिस्टेंस कितना होगा? बोलो बच्चों। ठीक है, राइट आंसर है, सभी स्टूडेंट ने आंसर राइट दिया है, d-x करेक्ट आंसर है। ओके, क्योंकि ये दो पार्टिकल d डिस्टेंस अपार्ट है, तो इनके बीच में अगर एक पॉइंट x डिस्टेंस पर है तो डिफरेंटली दूसरे पार्टिकल से उसका डिस्टेंस d-x होगा। ओके, करेक्ट आंसर है। ओके, तो आप देखिएगा हम पहले m1 ने m पर एक्सर्ट किया हुआ ग्रेविटेशन फोर्स निकालते हैं। ओके, ये F1 मतलब क्या रहेगा? अब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन m बाय m1। ओके, ये निकालते हैं हम बाय यूजिंग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, और उसे हम F1 से इंडिकेट करने वाले। तो F1 का वैल्यू क्या आएगा? g m1 इंटू m डिवाइडेड बाय, अब m1 और m के बीच में कितना डिस्टेंस है बच्चों? x। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग x स्क्वायर। गिव दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1। इसी वजह से हमें अब क्या करना है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय m ड्यू टू m2 हमें निकालना है। ओके, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन m बाय
m2 ये हमें निकालना है। ओके, तो फिर ये क्या आएगा देखिएगा, f2 इज इक्वल टू जी m2 इंटू यम डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, d माइनस एक्स, आपने मुझे बताया, इस वजह से ये यहाँ पर मैं d माइनस एक्स का होल स्क्वायर करने वाला हूँ। तो उनका क्या कहना है कि ये जो फोर्स है ना, मतलब रिजल्टेंट फोर्स क्या होने वाला है, यम पर 0 एक्सर्ट होना चाहिए। ओके, मतलब इस यम पर 0 ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्ट होगा m2 और m1 की वजह से। ओके, मतलब ये f1 मस्ट बी इक्वल टू क्या चाहिए, f2 चाहिए। ओके, तभी ये पॉसिबल है, मतलब f1 माइनस f2 इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब f1 का वैल्यू f2 के साथ इक्वल आएगा, तभी यम पर रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होने वाला है। तो इसी वजह से हमें f1 और f2 दोनों के भी वैल्यूज यहाँ पर पुट करने। फिर क्या आएगा देखिएगा, f1 का वैल्यू जी m1 यम डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जी m2 यम डिवाइडेड बाय d माइनस एक्स होल स्क्वायर। ओके, तो फिर देखिएगा ये स्मॉल यम कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल जी कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये एक्स स्क्वायर हम उधर पास करते हैं, m2 नीचे पास होगा, तो फिर नीचे आएगा m1 बाय m2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय d माइनस एक्स होल स्क्वायर। ओके, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर रूट अगर हम लेते हैं तो कुछ ऐसा आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ m1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ m2 इज इक्वल टू d बाय x बाय d माइनस 1। ऊपर देखिएगा x का स्क्वायर रूट क्या आएगा, फिर इस साइड x आएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड कर रहे हैं हम, इस वजह से यहाँ पर x आएगा और नीचे d माइनस एक्स आएगा। ओके, तो अब देखिएगा हमें x का वैल्यू कैसे भी करके चाहिए। ओके, तो हम इसे अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, वी आर क्रॉस मल्टीप्लाइंग दिस टू टर्म्स, देन वी गेट here just 1 minute। तो अब देखिएगा इसे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और तब जाकर ये फाइनल आंसर देगा। तो फिर देखिएगा d माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ m1 आएगा। ओके, और यहाँ पर आएगा x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ m2। ओके, तो अब ये स्क्वायर रूट ऑफ m1 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो d इंटू स्क्वायर रूट ऑफ m1 माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ m1। ओके, ऐसा आएगा, और यहाँ पर x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ m2 होगा। ओके, तो अब x और x टर्म एक साथ करते हैं, मतलब ये माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ m1 उस साइड लेके जाते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, और फाइनली क्या आएगा फिर देखिएगा, तो d इंटू स्क्वायर रूट ऑफ m1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ m1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ m2 रहेगा। तो दोनों में से अगर x को कॉमन आउट करते हैं हम, तो अंदर बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ m1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m2। ओके, और इस साइड बचेगा d इंटू स्क्वायर रूट ऑफ m1। ओके, तो x का फाइनल आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ m1 इंटू d डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ m1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m2। ओके, तो ये रहेगा फाइनल आंसर। तो वो जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट रहेगा ना, जहाँ पर दोनों भी चार्जेस एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करने वाले हैं, तो उस वो पार्टिकल हमें कितने डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा, x डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा m1 से। ओके, अगर ये आपको पता होगा, ये जो x डिस्टेंस है ना, ये मैंने m1 से अज्यूम किया था। ओके, अगर ऐसा ही डिस्टेंस आपको m2 से भी पूछ सकते हैं, तो m2 से अगर इस पार्टिकल का डिस्टेंस पूछा तो फिर वो d माइनस एक्स करना पड़ेगा आपको। ओके, मतलब जिस पार्टिकल से आप डिस्टेंस ले रहे हो ना, उसका मास ऊपर आएगा। ओके, ये जो डिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा उस पार्टिकल के मास को। मुझे अगर ये x डिस्टेंस में m1 से लेता हूँ तो फिर m1 ऊपर रहेगा, मैं अगर ये x डिस्टेंस m2 से लेता हूँ तो फिर उसका फॉर्मूला क्या आता, स्क्वायर रूट ऑफ m1 स्क्वायर रूट ऑफ m2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ m1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m2 इंटू डी आता। ओके, मतलब ये x डिस्टेंस हम किससे कंसीडर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद अब ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा ऐसे सवालों में। अगर इसी क्वेश्चन में हमें m2 से अगर उसका डिस्टेंस पूछते ना, ओके, अगर हम x m1 से कंसीडर करते हैं और m2 से इस पार्टिकल का डिस्टेंस पूछते तो फिर वो d माइनस एक्स आता और x का वैल्यू आपको इससे मिल जाता। इज इट ओके? तो ये फाइनल आंसर हमें मिल जाता। इज इट ओके? किसी को कुछ दिक्कत आ गया समझ में? ये ऐसे कैसे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी करना पड़ता है, वहां पर चार्ज से रिलेटेड रहेगा, यहाँ पर मास से रिलेटेड। ओके,
समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, ओके। अभी देखिएगा बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन है। ये थोड़ा मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट मतलब ठीक है, एक अनदर एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, सिंपल है थोड़ा, वो पहले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आप। टू सॉलिड स्फीयर्स ऑफ सेम साइज ऑफ a certain metal are placed in contact with each other. Prove that the gravitational force acting between them is directly proportional to fourth power of radius. Okay, to fourth power of radius, fourth power of their radius. तो क्या दिया है क्वेश्चन देखिएगा, दो आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर है। आइडेंटिकल मतलब सब एस्पेक्ट में वो सेम है और वो एक दूसरे के कांटेक्ट में। एक का रेडियस अगर आर है तो दूसरे का भी रेडियस आर ही होगा। ओके, ऐसा रहने वाला है। अब बताओ मुझे, इन दो पार्टिकल्स के सेंटर टू सेंटर के बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा? ग्रेविटेशन फोर्स निकालते वक्त हमें दो ऑब्जेक्ट के सेंटर से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस चाहिए होता है। तो बताओ इन दो स्फीयर के दोनों के एक दूसरे के सेंटर से डिस्टेंस कितना रहेगा? 2r राइट आंसर है। ओके, दोनों का एक दूसरे के सेंटर से डिस्टेंस 2r रहेगा और ग्रेविटेशन फोर्स निकालते वक्त यही डिस्टेंस हमें लगता है। तो ये 2r डिस्टेंस हमें लेना है। एक का मास अगर यम है तो दूसरे का भी मास अब यम ही आने वाला है। ओके, वो चेंज नहीं होने वाला है। ओके, तो आप देखिएगा यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा, ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन देम जी, पहले का मास यम दूसरे का भी मास यम। ओके, जी यम यम डिवाइडेड बाय 2r का होल स्क्वायर। इज इट ओके? कुछ दिक्कत बच्चों? अब तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द रेडियस के साथ। तो कैसे सॉल्व करना है बताओ इसे, और कौन सा फैक्टर है जो रेडियस पर डिपेंडेंट है? बताओ कैसे दिमाग लगा सकते हैं हम? हमें प्रूव करके दिखाना है कि ग्रेविटेशन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्थ पावर ऑफ रेडियस के साथ। सो हाउ वी कैन प्रूव इट? टेल मी, कोई बता सकता है? अब देखिएगा यहाँ पर हमें डेंसिटी का कंसेप्ट यूज करना है। ओके, हर एक ऑब्जेक्ट का डेंसिटी होता है। ये दोनों भी ऑब्जेक्ट सेम मटेरियल से बने, दोनों का डेंसिटी सेम होगा। डेंसिटी मतलब क्या रहता है? मास अपॉन वॉल्यूम का रेशो। दोनों का मास सेम है और दोनों का वॉल्यूम भी आने वाला है। नाउ टेल मी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? ये दोनों भी स्फेरिकल शेप में, इस वजह से वॉल्यूम हमें स्फीयर का लेना पड़ेगा। तो बोलो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मतलब इस यम को मैं ऐसे रिप्लेस कर सकता हूँ रो इंटू वी के साथ। ओके, रो मतलब डेंसिटी, वी मतलब वॉल्यूम। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना रहेगा? 4/3 पायर क्यूब राइट आंसर है। ओके, पायर स्क्वायर नहीं रहेगा वैष्णवी, पायर क्यूब रहेगा। ओके, तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, ये रहने वाला यम का वैल्यू। तो दोनों भी स्फीयर आइडेंटिकल होने के कारण दोनों के भी जगह हम वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। दोनों के भी मतलब इक्वेशंस में हमें क्या करना है, यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, दैट इज देखिएगा आप जी
इंटू पहले m की जगह मैं पुट कर रहा हूँ रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, इज इट ओके? और दूसरे भी मास की जगह मैं वही पुट करने वाला हूँ रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों भी स्पीयर सेम थे, इस वजह से हम ऐसा कर पाए। ओके, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर का होल स्क्वायर है, दैट इज 4r² आएगा। ओके, हमें बाकी कोई भी टर्म से कुछ लेना देना है नहीं। ओके, बाकी सब टर्म आए रहे, हमें कुछ लेना देना है नहीं, हमें सिर्फ इतना ही प्रूव करके दिखाना है कि ग्रेविटेशन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 4th पावर ऑफ रेडियस के साथ। ओके, तो ये r² है, ये r³ और ये r³। ओके, तो ये r² इस r³ को r में कन्वर्ट कर देगा, और ये r और r³ मतलब ये कितना बचा, r⁴। तो इससे हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा 4th पावर ऑफ रेडियस के साथ। ओके, इज इट ओके? दिस थिंग वी हैव टू प्रूव इन दिस कंडीशन, और हमने ये प्रूव करके दिखाया। आ गया समझ में? आ गया समझ में सभी को? नाउ सी हियर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जाते हैं। जो भी नंबर रहेगा वो क्वेश्चन का दीजिएगा, मुझे आप एग्जैक्टली पता नहीं है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ले लेते हैं अभी ये। रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। 3 masses each equal to m are placed at the 3 corners of a square of side A. Calculate the force of attraction on a unit. Calculate the force of attraction on unit mass placed at the fourth corner. क्या कहना है उनका, देखिएगा अब 3 मासेस है, वो 3 कॉर्नर पर प्लेस किए एक स्क्वायर के। ओके, और उनके सभी मासेस का वैल्यू कैपिटल एम है, तो ये भी कैपिटल एम है, ये भी कैपिटल एम है, ये भी कैपिटल एम है। ओके, और प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर के साइड को कुछ ले लेते हैं हम ए। लेट अस एज्यूम द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी ए। ओके, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन यूनिट मास। यूनिट मास मतलब उसका मास 1 kg लेना है। ओके, प्लेस्ड एट द 4th कॉर्नर, किसके, स्क्वायर के 4th कॉर्नर पर हम प्लेस करने वाले हैं इस 4th यूनिट मास को। अब ये मास जो रहेगा ये 1 kg लेना है हमें। ओके, और इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है हमें इन सभी चार्जेस की वजह से। ओके, तो तीनों भी चार्जेस यहाँ पर फोर्स एक्सर्ट करने वाले हैं, लेकिन सभी फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन रहेगा वो अलग अलग रहेगा। ओके, इस 4th कॉर्नर पर हमें निकालना है रिजल्टेंट फोर्स। तो देखिएगा, ये पहला चार्ज है, दूसरा है, ये तीसरा है। इसको कुछ नाम दे देते हैं 1, 2 एंड 3। ओके, तो ये जो गिवन चार्ज है ना हमारा 1 kg का यूनिट मास। ओके, इसके ऊपर है ना तीनों भी फोर्स एक्सर्ट करने वाले हैं। ये फर्स्ट चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करने वाला है। ओके, इसे हम F1 इंडिकेट करते हैं। अब ये थर्ड चार्ज जो रहेगा ना, ये इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा, दैट इज F3। ओके, और ये सेकंड वाला चार्ज है ना, इंक्लाइन डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा। कैसे? ऐसे। इज इट ओके? मतलब इस गिवन चार्ज पर 1 kg मास रहने वाला जो चार्ज है ना, इसके ऊपर 3 तरीके से फोर्स एक्ट हो रहा है, और 3 चार्जेस इसके ऊपर फोर्स, 3 मासेस इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। ओके, तो इसे मैं
1 kg लिखता हूँ यहाँ पर, और ये F2 रहेगा। तो F2, F1, F3 ये 3 फोर्सेस हैं। इसके पहले आपको पता है स्केलर वेक्टर मैंने आपको पढ़ाया है। ओके, सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। F1 का वैल्यू निकालते हैं। F1 ये फर्स्ट जो चार्ज है जिसका मास कैपिटल M है, इसने हमारे यूनिट मास पर एक्सर्ट किया हुआ फोर्स है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस A है, और वैसे ही सिमिलर कंडीशन थर्ड मास का है। थर्ड मास देखिएगा, उसका भी मास कैपिटल M है, उसका भी डिस्टेंस हमारे गिवन 1 kg मास रहने वाले यूनिट मास से A है। ओके, तो F1 का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, G M। अभी दूसरे का वैल्यू 1 kg है, तो उसे लिखा तो भी चलता है, नहीं लिखा तो भी चलता है, तो हम इसे स्किप कर देते हैं, तो GM/A² आएगा। ओके, सभी को समझ में आ गया कि ये गिव मी द कंफर्मेशन। F1 ये फोर्स है, फर्स्ट चार्ज जिसका मास M था, वो प्लेस था A डिस्टेंस पर ये 1 kg मास रहने वाले ऑब्जेक्ट से, तो उसने M मास रहने वाले ऑब्जेक्ट ने 1 kg मास रहने वाले ऑब्जेक्ट पर एक्सर्ट किया हुआ ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ओके, नाउ सी हियर F3 के साथ भी वैसे ही कंडीशन है। F3 का भी मास मतलब थर्ड पोजीशन पर जो चार्ज है उसका भी जो पार्टिकल है उसका भी मास कैपिटल M है, और वो भी A डिस्टेंस पर है 1 kg मास रहने वाले पार्टिकल से। दैट्स वाई उसका भी ग्रेविटेशन फॉर्मूला वही आएगा, GM/A²। इज इट ओके? समझ में आ गया बच्चों? लेकिन बताओ ये जो दो फोर्सेस है F1 एंड F3, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? टेल मी द एंगल ऑफ दिस फोर्सेस। इन दो फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है बताओ? 90 डिग्री राइट आंसर है। ओके, तो यहाँ पर हमें सीधे वे से आंसर नहीं निकालना है। देखिएगा, वो जो पार्टिकल है ना जिसका मास 1 kg है, उसके ऊपर F1 इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो F2 इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो रिजल्टेंट इन दोनों का इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और उसका वैल्यू कितना होगा बताओ? यहाँ पर हम F1 की जगह भी F पुट कर सकते हैं, F3 की जगह भी F पुट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ओके, F1 और F2 दोनों का भी वैल्यू हम F पुट करने वाले हैं। तो दो सेम मैग्नीट्यूड के फोर्सेस को अगर हम 90 डिग्री पर प्लेस करते हैं ना, तो उनका रिजल्टेंट कितना आता है बोलो बच्चों? √F नहीं होगा, √2F होगा। इज इट ओके? इज इट ओके? कैसे आएगा फिर ये? हमारा फोर्स का लॉ निकालना मतलब वेक्टर फॉर्म में हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। दैट इज F net इज इक्वल टू F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा, और cos थीटा आपको पता है cos 90 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो F1 का वैल्यू भी F है यहाँ पर, F3 का वैल्यू भी F है। ओके, यहाँ पर F3 करो लगा तो, और दोनों का वैल्यू F होने के कारण √F² प्लस F², दैट इज √2F। तो ये √2F, ओके, ये नेट फोर्स होगा F1 और F3 का। ओके, तो F नेट, ये नेट फोर्स है F1 और F3 का, वो आएगा √2F। F का वैल्यू आपको पता है, जो ऊपर लिया है हमने, GM/A² रहेगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? अभी तक हमने पूरा आंसर नहीं निकाला है, सिर्फ अभी तक F1 और F3 का रिजल्टेंट निकाला है। अभी ये जो रिजल्टेंट है ना √2F, ये हमें ऐड करना होगा F2 में। ओके, ये जो √2F है ना, इसका डायरेक्शन देखो आप, 45 डिग्री है। ओके, और इसका डायरेक्शन और F2 का डायरेक्शन सेम रहेगा यहाँ पर। इज इट ओके? तो दो सेम डायरेक्शन में रहने वाले वेक्टर एक दूसरे के साथ क्या होते हैं बताओ? ये जो F नेट है ना, F1 और F3 का रिजल्टेंट, उसे हमने F नेट से इंडिकेट किया है, और ये F नेट F2 के सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। तो इसी वजह से नेट फोर्स, फाइनल फोर्स आप क्या आएगा देखिएगा, जो उस 1 kg मास पर एक्सर्ट होने वाला है। ओके, फाइनल फोर्स इसे हम लगा तो F रिजल्टेंट कहते हैं, FR से इंडिकेट करते हैं। फाइनल रिजल्टेंट फोर्स ऑन दैट फोर्स चार्जेस, वो होगा F नेट प्लस F2 का एडिशन। अब F2 ये फोर्स जो है, ये किसने किस पर एक्सर्ट किया है? सेकंड पोजीशन पर जो पार्टिकल है जिसका मास कैपिटल M है, उसने इस 1 kg पर एक्सर्ट किया हुआ फोर्स मतलब F2 है। अब मुझे सोच समझ कर बताओ, सेकंड पोजीशन से ये जो 1 kg मास रहने वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, ओके, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? हाउ मच इज द डिस्टेंस बिटवीन सेकंड पोजीशन पार्टिकल एंड द पार्टिकल विच इज प्लेस्ड एट 1 kg? √2A। ठीक है, देखते हैं हम। राइट आंसर होगा ये √2A, क्योंकि आपको पता है ये डायगोनल स्क्वायर का, और स्क्वायर के दोनों साइड, सभी साइड आपको पता है ए होते हैं। तो यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ ना,
तो ये वाला साइड डेफिनेटली √2a आने वाला है। इज इट ओके? जैसे फर्स्ट पोजीशन के पार्टिकल से 1 kg पार्टिकल का डिस्टेंस a था, थर्ड पोजीशन के पार्टिकल से भी 1 kg का डिस्टेंस a था, लेकिन यहाँ पर सेकंड पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन का जो चार्ज है उसका डिस्टेंस बिल्कुल भी सेम नहीं रहने वाला है, ज्यादा रहने वाला है, √2a रहने वाला है। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से हमें निकालना पड़ेगा ये जो फोर्थ पोजीशन का चार्ज है, ये सेकंड पोजीशन के सॉरी ये फोर्थ पोजीशन का जो पार्टिकल है, ये सेकंड पोजीशन के पार्टिकल से √2a डिस्टेंस पर रहेगा, क्योंकि ये डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स पर है। इस वजह से आप देखिएगा बी का जब मैं फोर्स निकालूंगा ना, तो एट दैट टाइम हमें ये √2a डिस्टेंस कंसिडर करना पड़ेगा। नो डाउट इसका मास भी सेम ही है, जैसे F1 मतलब पहले जो तो कंडीशन में था वैसा ही है। ओके ठीक है, अभी मीटिंग का टाइम ऑलमोस्ट खत्म हुआ है, खत्म होता है तो फिर से रिलॉग इन कीजिएगा, रिलॉग इन फास्ट। तो देखिएगा एफ नेट का वैल्यू यहाँ पर दिया है √2f मतलब ही gm बाय a स्क्वायर आएगा, और ये F2 का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, gm डिवाइडेड बाय √2a का होल स्क्वायर। तो फिर फाइनली आंसर आ जाएगा √2gm डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस √2a का स्क्वायर 2a स्क्वायर आ जाएगा, 2a स्क्वायर इंटू gm। तो फाइनली gm बाय a स्क्वायर को कॉमन आउट करते हैं हम, तो √2 प्लस हाफ ये फाइनल आंसर रहेगा। ओके तो सीयर टाइम ऑलमोस्ट खत्म हुआ है मीटिंग का, फिर से एक बार रिलॉग इन करो, कुछ ज्यादा रिमेनिंग नहीं है, 1 ही मिनट का रिमेनिंग है, फिर से रिलॉग इन करो।